नमस्कार, स्वागत है आपका अन अकेडमी में। आज हमारे साथ है अन अकेडमी के 5 रत्न। सुनील सिंह सर, एक्स यूपीएससी इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर एट मेवाड़ यूनिवर्सिटी। आशीर्वाद सर, जिनका 14 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है, फैकल्टी फॉर करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। सुमित राठी सर, ही इज अ टीचर बाय चॉइस. He is well known for current affairs, geography, economics and environment. 1 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट को वो मेंटरशिप दे चुके हैं। संजय कुमार सर, 8 साल से भी ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट को वो पढ़ा चुके हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन करी है। ही इज वेल नोन फॉर सीसैट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को वो पढ़ा चुके हैं। ललित यादव सर, 7 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका टीचिंग में। गोल्ड मेडलिस्ट है इन एमफिल, नेट क्वालिफाइड है, डबल एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, बीएड, सीटेट क्वालिफाइड है, पीएचडी भी है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट व्यूड क्लासेस ऑन यूट्यूब हिंदी चैनल बाय हिम। सर, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ जी, तो सर बताइए उनके लिए कुछ। देखिए, जो 2024 में दे रहे हैं या 25 में दें या 26 में दें, सभी बच्चों के लिए है कि प्रिपरेशन की एक स्ट्रेटजी होती है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पर वो स्ट्रेटजी पर है कि हम किस प्रकार से प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटजी बनाएं, हमारा कंटेंट क्या हो, हमारी मेंटोरशिप क्या हो, हमारी कोचिंग क्या हो। हम इन सब विषयों पर एक गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं और उस गंभीर चर्चा में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, डियर एस्पिरेंट्स की सभी एजुकेटर आपके चहेते यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसी क्रम में सभी लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। आशीर्वाद सर अब आपको 24 की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बातें रखेंगे। सर। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू निकिता। ये देखिए, अब बात करें 2024 की तैयारी आप देखेंगे तो हार्डली बहुत समय नहीं बचा है। ऑलमोस्ट अप्रैल मई में हम लोग आ चुके हैं और हार्डली नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम है। तो नेक्स्ट 12 मंथ की स्ट्रेटजी क्या हो, तो आप सुनते रहते हैं लगातार, इंडिविजुअल टीचर को सुनते, लेकिन टीम, एक टीम के रूप में बता पाएं कि अगले 12 महीने में टीम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आप टीम से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मेरा योगदान इस जो आने वाले दिनों में होगा आपके साथ, साइंस टेक की बात करेंगे, हम लोग करंट की बात करेंगे और अन्य चीज़ों की चर्चा करेंगे। अल्टीमेटली तैयारी आपको 12 महीने में प्री की करनी है, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज तैयार करना है। जब आप एग्जाम देने पहुंचे तो ये नहीं कि मेंस बाद में करेंगे, प्री के बाद होगा, नहीं, आपको पहले तैयार करके जाना है। आपको ज्योग्राफी प्री मेंस साथ में पढ़ते हुए चलना है। तो ऑफकोर्स सुमित सर हैं आपके साथ, संजय सर रहेंगे, ललित सर रहेंगे, सुनील जी खुद रहेंगे। तो नो डाउट पूरी टीम तैयार की गई है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है वो है एक अगले 12 मंथ की एक प्लानिंग है कि करंट अफेयर्स कब तैयार करना है आपको, इकोनॉमी कैसे करना है तैयार, साइंस टेक कब से तैयार करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो आज का डिस्कशन जो होने वाला है इसी मुद्दे पर होने वाला है हमारा कि अगली प्लानिंग हमारी क्या हो। सुनील सर। तो जैसा कि सर ने बताया, अपनी बात रखी और हम लोग 2024 के लिए जो बातचीत करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग अगर बातचीत करें कि प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चर्चा मैं चाहता हूँ सर कि हम लोग प्रीलिम्स पर एक अच्छी बातचीत कर लें, उसके बाद फिर मेंस पे, फिर उसके बाद इंटरव्यू पे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना अपना विचार रखें जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे से उस पर वर्क कर सकें। तो अगर मैं अपनी बात करूं प्रीलिम्स को प्ले करके, तो मेरी जो अप्रोच ये रहती है कि आपको सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए कि आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, यानी आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। कि अगर आप मतलब 2024 में अपना टारगेट रख रहे हैं या 25 में रख रहे हैं तो आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। न्यू का मतलब होता है सबसे पहले A to Z सिलेबस आपको आना चाहिए और मतलब एक बार तो आपको सभी सिलेबस से गो थ्रू करना ही करना होगा, जिसमें बेसिक्स एनसीईआरटीज होंगी और भी बहुत सी चीजें होंगी। तो पहली चीज तो ये है कि फाउंडेशन आपको तैयार करना है। अब फाउंडेशन के लिए बहुत से सर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हिस्ट्री भी हुआ, ज्योग्राफी भी हुआ, पॉलिटी भी हुआ, इकोनॉमिक्स भी हुआ, बहुत से। तो मेरा कहने का मतलब है हर एक विषय पर एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आगे आप अपनी जर्नी में उसको और इम्प्रूव करें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप ये चेक करें कि कौन से एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं,
फिर उन पर फोकस करें, यानी सबसे पहले कंप्लीट देन उसके बाद सेलेक्टिव। तो इसी विषय पर सभी लोग, जैसे ललित सर आप अपनी राय रखें। देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी दिक्कत नए एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि मार्केट में वो ये देख लेते हैं यार कि हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 तरीके की किताबें हैं, 10-10 तरीके के नोट्स हैं, तो वो इतने सारे नोट्स, इतनी सारी बुक्स, इतना सारा एक साथ लेकर के कमरे पर ले आते हैं और उनका कमरा भर जाता है किताबों से और नोट्स से, और उसके बाद उनको लगेगा अरे वाह अगली आईएएस तो हम ही बनने वाले। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। देखिए, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे रिसोर्सेज लेने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आप उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी भी, आप रियलिस्टिक वे में अगर देखोगे तो। सबसे मेन चीज है कि आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने, उनको बार बार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकली हम लक्ष्मीकांत बुक सेलेक्ट किए, अच्छी बुक है, तो ऐसा नहीं करना कि उसके साथ साथ आप पॉलिटी के लिए और भी 5-6 राइटर्स ने बुक लिख रखी है उनको भी ले आए साथ और सबको बारी बारी से पढ़ रहे हैं। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उस बुक को ले रहे हैं तो कम से कम 9 से 10 बार उसको पढ़िए, मिनिमम 9 से 10 बार। सेम चीज को बार बार रिपीट करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और आप ज्यादा अच्छे तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। प्री क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, लिमिटेड रिसोर्स लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन, जो आज के टाइम में थोड़ा सा लैक करता है। सुनील सर, मेरा आपसे सवाल है कि हिंदी मीडियम से कैसे सिलेक्शन बढ़ाया जाए? इसका छोटा सा उत्तर है और वो है अच्छी स्ट्रेटजी। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बस। सुमित सर, जैसे अगर मान लीजिए मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से मैम, जब आप तैयारी शुरू करना जब सोचते हैं तो ये जो डिसीजन आपका है कि आपको कब से तैयारी करनी है, किस ईयर में आप एग्जाम देंगे, वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी मैं 2024-25 की बात करूं, 24-25 में यूजुअली वही बच्चे तैयारी करने का सोच रहे होंगे, या तो उनका ग्रेजुएशन हो चुका है और या वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। तो इनिशियली अगर आप फ्रेशर है और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप इस बोझ में मत पड़िएगा कि प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। इनिशियल फेज के अंदर में आपका इंटरेस्ट जो होता है वो सब चीजें डिफाइन करता है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो मेरे साथ तैयारी मैम जिन्होंने शुरू की, वो प्री, मेंस और इंटरव्यू के चक्कर में दब के वो रह गए। मेरा मानना होता है कि आपको अपने इंटरेस्ट के साथ शुरू करना है। इनिशियल लेवल पर आप अपने इंटरेस्ट को इतना बिल्ड करो कि यूपीएससी आप करना क्यों चाहते हैं। एक बार वो चीज जितनी स्ट्रांग होगी ना, उसके बाद सिलेबस, सब्जेक्ट, उन सब के लिए हम हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एजुकेटर हैं। आपने हिंदी मीडियम की हम बात करते हैं, सुनील सर हैं, आशीर्वाद सर हैं, तो वो हम गाइड कर सकते हैं। बट सबसे पहले अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में वो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए कि आपको ये क्यों करना है, आपको अपने इंटरेस्ट पे काम करना है। मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है मैम। 2 साल आपने सोचा कि आपको 24 में पेपर देना है, हो सकता है आप 24 में एग्जाम ना दे पाए, आप 25 में दें। वो जो टाइम है ना मैम, वो इतना ज्यादा होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आप अल्टीमेटली बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो आपको पहले वो मजबूत करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपना उस माइंडसेट के साथ आए कि आप मतलब इसको करके जाएंगे, बीच में आप गिव अप ना करें, और उसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट पे काम करना पड़ेगा। आप इस एग्जाम को अपनी दिनचर्या का, अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाइए, एक हिस्सा बनाइए। उसके बाद प्री, मेंस और इंटरव्यू हम बात भी करेंगे, स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे, बट सबसे पहले मेरे हिसाब से फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी चीज यही है। ललित सर, जो एस्पिरेंट है वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? देखिए, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स को अगर देखें तो जैसे नए एस्पिरेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में काफ़ी जोश में होते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं। तो जब वो मार्केट में आते हैं तो वो हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज देखते हैं और उनको देख करके लगता है अरे वाह, ये बुक भी ले लें, वो बुक भी ले लें, वो बुक भी ले लें। हर सब्जेक्ट के लिए 10-10, 20-20 टाइप की बुक्स ले लेते हैं और फिर उनको ले करके जाते हैं, कमरे में रखते हैं और देखने में फिर उनको बड़ा अच्छा फील आता है, अरे वाह क्या लाइब्रेरी सी बन गई मेरे पास, अगले आईएएस ऑफिसर तो हमें बनना है। यहाँ पर वो मिस्टेक कर जाते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली चूज नहीं करते। स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। यूपीएससी में बहुत ज्यादा पढ़ने से एग्जाम नहीं होगा, एक ही चीज को बार बार पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। तो आप बेसिक रिसोर्सेज को रखिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना जरूरी है। जैसे आप एनसीईआरटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पॉलिटी के बारे में बताता हूँ आपको। एनसीईआरटी की आपने एनसीईआरटी के बाद एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़ना है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि एम लक्ष्मीकांत बुक के साथ साथ फिर आप 10 अलग अलग राइटर्स की बुक भी पढ़ रहे हैं, बारी बारी से पढ़ रहे हैं। एक कोई भी रिसोर्स अगर आपने फाइनल कर लिया ना तो उसको कोशिश कीजिए 7 से 8 बार, 9-10 बार रिवाइज करें, और जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेंगे
उतना कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा। हम सभी लोग टीचर्स आप देखते हैं क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि वो सेम चीज को कम से कम 20, 30, 40 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको सारी चीजें पता है और वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं। सेम वही चीज आपको भी करनी है कि आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। अपना कमरे के अंदर बुक्स का, नोट्स का साइज जितना कम रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए ईजी होगा। ये चीज आपको नहीं करनी है बस। आशीर्वाद सर, मेरा आपसे सवाल है कि पीटी का बैरियर कैसे तोड़े? मैम, पीटी का बैरियर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स पीटी का बैरियर पीटी का नहीं है, वो पूरा सिविल्स का बैरियर है। तो वो जो सर ने भी कहा कि स्ट्रेटजी वो ज़रूरी है। सुमित मेरे कलीग ने कहा कि ऑफ कोर्स अगर आप फायर खत्म है आपके अंदर, फायर नहीं है कि सिलेक्शन लेना है, ऑफ कोर्स तैयारी करनी पड़ेगी पीटी की। पीटी का बैरियर स्ट्रेटजी मांगता है, आपकी बुक्स लिस्ट मांगता है, आप तैयारी करके पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट पेपर सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये फायर पावर नहीं है कि मुझे करना 1 साल तक, जैसे एग्जाम में मैं दूँ आपको, अभी 28 मई का एग्जाम आने वाला है इस साल का, जो बच्चे 1.5 साल तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर आके गिव अप कर देते हैं, नहीं सर इस बार तो नहीं हो पाएगा, इस बार ड्रॉप करते हैं। तो पीटी के 1 महीने पहले छोड़ना एग्जाम को, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, गलत स्टडी में चलते रहे हम लोग वहाँ पर, तो यहाँ पर आगे गिव अप हो जाता है। और हिंदी मीडियम के साथ जो अपने क्वेश्चन पूछा था कि सिलेक्शन कम होते हैं हिंदी मीडियम की समस्या कहीं नहीं है, क्योंकि अगर प्री नहीं निकल रहा तो समस्या प्री नहीं निकलने की है। प्री में कोई हिंदी इंग्लिश का अंतर नहीं, प्री में कोई यूपीएससी कॉपी चेक नहीं कर रहा कि आपने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। तो पहला बैरियर हमारी सोच ही है कि हिंदी मीडियम को सिलेक्शन नहीं होता, हमें प्री निकालना जरूरी है। प्री नहीं निकालना क्योंकि हम अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ रहे और स्टडी सही नहीं बना रहे। सर ने कहा, ललित सर ने, कि बहुत सारी बुक्स हम लेकर आ जाते हैं और सोचते हैं आईएएस बन गए हम लोग। इससे हमें बचना होगा। सही रणनीति की आवश्यकता होती है, तो अच्छे मेंटर्स मिलते हैं आपको, अच्छे गाइड मिलते हैं। आपका सीनियर, आपका कोई परिवार के अंदर हो सकता है, आपका कोई सीनियर, आपका स्कूल टीचर, आपका कॉलेज टीचर, व्हाटएवर, एक पर्सन जो आपको गाइड कर सकता हो वहां पर, वो गाइड की आवश्यकता है आपको। दूसरी बात, सही बुक लिस्ट या सही आपके जो नोट्स बुक है वो सही होनी चाहिए। सही समय पर आप तैयारी शुरू करें, ये नहीं कि लास्ट के 3 महीने में तैयारी शुरू कर दी, चलिए प्लान बनाते साल पीटी देना है। एक लंबा टाइम देना पड़ेगा आपको। तैयारी है 12-14 महीने मांगती है तैयारी, आपको देनी पड़ेगी और फिर आप पीटी देने जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि पीटी में ऐसा कोई कारण है नहीं आने के। बाकी सर बताएंगे आपको और चीज जोड़ेंगे इसमें। सर संजय सर, आप ये बताइए कि मैथ्स के बिना क्या सीसैट क्वालिफाई कर सकते हैं हम? मानो मेरे पास मैथ्स नहीं है, मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मैं क्वालिफाई कर सकूंगी? बिल्कुल, आप मैथ्स के बिना सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे जो सोचते हैं कि अगर मैं मैथ्स सीसैट में, चाहे मैथ्स आए, चाहे रीजनिंग आए, चाहे कॉम्प्रिहेंशन और डीआई जो भी हो, बच्चों को लगता है कि जो मैंने 9th 10th में जो पढ़ा हुआ था या 6th अपनी स्कूलिंग टाइम में बहुत सारे फॉर्मूलों को मैंने लर्न किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे टाइम से मैं ऑनलाइन में क्लासेस ले रहा हूँ। मैं हमेशा बच्चों के थॉट प्रोसेस से वर्क करता हूँ। मैंने कभी बच्चों को फॉर्मूला नहीं सिखाया, क्योंकि यूपीएससी ऐसा सोचती भी नहीं। वो हमेशा जो क्वेश्चंस, लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा डेली, अगर 2024 में उसका एग्जाम है, अगर एटलीस्ट डेली अगर 1 आवर्स दे तो मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकता है। चाहे वो 10 से 12 साल पहले भी अगर वो नहीं पढ़ा, राइट, अगर आप उसको बहुत ज्यादा भी ज्ञान, चाहे वो उन्होंने मैथ कभी पढ़ी नहीं हो, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड हो, तो भी वो कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि आपको लगता है कि मेरा मैथ्स मुझे बिल्कुल ही नहीं आती है, तो वहां पे आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन भी तो है, वहां पे आपके पास रीजनिंग भी तो है। उस दोनों सेगमेंट से भी कंप्लीट करके आप एटलीस्ट, क्योंकि सीसैट पेपर ओनली क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये उनको जो है इस तरीके से सोचना चाहिए जो 2024 में देने वाले। तो सुनील सर, आपके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी वेल प्लान होनी चाहिए। देखिए, जब हम स्ट्रेटजी पे बात करते हैं तो बच्चों के सामने 2 बातें निकल करके आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, जैसे वो ये चाहते हैं कि वो सेल्फ स्टडी कर ले। आजकल एक ट्रेंड आया हुआ कि बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमने कोचिंग नहीं की है, बट हमने ऑनलाइन से जो है कंटेंट पढ़ा, हमने यूट्यूब से पढ़ा। तो एक प्रकार से वो कोचिंग ही होगी, लेकिन ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें क्लासेस करनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, और जो मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि अगर आप एक्चुअल में 2024 में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से कनेक्ट होना पड़ेगा। और क्यों कनेक्ट होना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये बात सर रखना चाहूंगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1000 सीट आती है, अप्रॉक्स इतनी आती है।
1000 सीट में सर अगर हम देखें फाइनल जब रिजल्ट आता है तो लगभग 600 to 700 जो बच्चे होते हैं जो पिछली बार सेलेक्ट हो चुके हैं वो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं 600 बच्चे 700 बच्चे वो आ रहे। फ्रेश सीट कितनी बचती 300, उसमें इंटरव्यू दे करके फेल हुए बच्चे बिल्कुल लगे हुए जोश में, अब की बार हमारा नहीं रुकेगा। और आप कौन है 2024 वाले कौन है, बिल्कुल फ्रेशर। अब आप उस 1000 में आएंगे कैसे? इसीलिए मैंने स्ट्रेटजी पर जोर दिया कि अगर आप उन बच्चों से compete करना चाहते हैं और उनको आप डिफीट करना चाहते हैं जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं या जो इंटरव्यू दे चुके हैं या जिनका मेंस में इंटरव्यू कॉल 1, 2, 5 नंबर से रुका हुआ है, और इसके अलावा हर साल आईआईटी, आईएम के, पीएमटी के, इंडिया के जो टॉप स्कॉलर्स होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर फाइट करनी है तो मेरा अपना स्पष्ट मानना होता है सर कि यूपीएससी के लिए खासकर अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो बच्चों को किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मेरी स्ट्रेटजी में पहली चीज ये है सर कि आपको कनेक्ट ही होना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है कि आप एनसीईआरटी सेल्फ नहीं कर सकते हैं, आप एम लक्ष्मीकांत सेल्फ नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ सेल्फ कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन का नेचर देखते हैं देन मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में सक्सेस चाह रहे हैं वो भी प्रॉपर आईएएस बनना, 150 के अंदर आएंगे नहीं तो आईएएस प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो अगर आप इंडिया में 150 में आना चाहते हैं, 150 के अंदर आना चाहते हैं, 200 आना चाहते हैं, तो सर मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बहुत सी बातें कनेक्टेड हैं, यानी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो सब तो है ही है। बुक लिस्ट क्या है उस पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी में तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1000 सीट में जो आपके कॉम्पिटिटर है उनको देख करके आप अपनी रणनीति बनाइए, किसी न किसी मेंटोर के साथ, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए। बाकी सर आप अपना इस पर विचार जो आपने कहा सर मुझे कंटिन्यू करना चाहूंगा। आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है। बीइंग आप अकेले पढ़ेंगे उस बुक को, लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठेंगे, मे भी 3 महीने लग जाएंगे पढ़ने में आपको, उसके बाद भी शायद एक बार में क्लियरिटी इतनी ना आए। टीचर जो 10 साल से 15 साल उस बुक को पढ़ा रहा है वो आपसे ज्यादा बेहतर समरी कर सकता है, उसको आइडिया की क्वेश्चन कहाँ से पिक करता है यूपीएससी, वो उसी जगह पर आपको लेके जाएगा। और वो जो काम 3 महीने में, वो शायद 30 दिन या 15-20 दिन के अंदर खत्म हो सकता है जी। और आपको एग्जाम 24 में देना है। जो बच्चे 4 साल तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तैयारी करते हो गए हैं और आपका 1 साल का विंडो है, 4 साल का उनका कोर्स आपको 1 साल में उनके बराबर आना है, तो ये रोल प्ले कर सकता है आपका इंस्टीट्यूशन, मेंटोरशिप, व्हाटएवर आप इसको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा योगदान होता है जल्दी खत्म करने का। कर सकते हैं आप भी, बिल्कुल अकेले कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 और 4 साल जी। तो वो आप सोचिएगा आपको क्या वेटेज देना है। दूसरी बात सर स्ट्रेटजी में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि मेंटोरशिप बहुत है मार्केट में, मतलब एक बहुत बिखराव है, सही मेंटोर का चुनाव करना एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इस कमर्शियल मार्केट में आप जहां बैठे हैं बहुत विज्ञापन है, बहुत बाजारवाद है, वहां पर आप सही मेंटोर का चयन कैसे करें। तो उसके लिए उन लोगों को देखिए जो सिलेक्ट हुए, वो कहाँ जुड़े रहे, उन लोगों को देखिए जो लगातार लंबे समय से आपके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं आप। तो निश्चित तौर पे आपको पहले बात है गुरु का चयन बहुत समय से करना होगा। गुरु का गलत चयन ना, आप कितना भी तेज भागेंगे ट्रैक से बाहर ही रहेंगे। तो ट्रैक पे रहना है और जीतना है तो आपको अपने ट्रेनर का, अपने गुरु का, अपने मेंटोर का चयन सही करना होगा। तो पहली स्ट्रेटजी का पहला पार्ट होता है सही चयन। तो किताबों का चयन हो, गुरु का चयन हो, आपको समय का चयन हो, कब करना है जिंदगी में आपको ये काम, तो वो बहुत जरूरी है। तो चयन गलत ना हो जाए हमारे। तो हमारी भगवत गीता में कहा भी गया है कि आपके हाथ में चयन करना होता है, केवल जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं, चयन करना आपके हाथ में। सिलेक्शन कीजिए और मेहनत कीजिए उस पर, और फिर रिजल्ट जरूर आएगा, बिल्कुल मेहनत कीजिए आप यहाँ पर। सर ललित सर, देखिए जब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेटेजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज में एक बहुत कॉमन चीज होती है। जैसे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे से बनाई जाती हैं, ऐसे स्ट्रेटेजी भी बड़ी अच्छे से बनाई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाने के कारण उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना आने की उम्मीद होती है। ऐसे ही जो एस्पिरेंट्स है ना, वो स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं, अच्छी बना लेते हैं, रिसोर्सेज भी ले लेते हैं सब, लेकिन 2 चीजों में वो लैग कर जाते हैं। एक तो फोकस की कमी,
और दूसरा जो उनके एक्सटर्नल, जो स्टडी के अलावा जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे बच्चे हैं नए नए एकदम मोटिवेशन में आते हैं, कई बार कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज भी, फिर एकदम से आग सी लग जाती है, मूवी देख ली, फिर गाना जैसे देख लिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बस फिर उसके बाद वो लग जाएंगे पढ़ने में, दिखाएंगे कि अगले आईएएस तो हमें बनना है, 15 घंटे 16 घंटे ये देखो हम पढ़ रहे हैं, 5 6 7 दिन। ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, वो रेगुलर परमानेंट नहीं है, वो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, 4 5 दिन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद धराशायी हो जाएंगे, माइंड में चीजें जाननी बंद हो जाएंगी, फिर वो सोचेंगे यार बहुत पढ़ लिया अब तो थोड़ा रेस्ट बनता है, फिर एक अगला कोई रास्ता देखने लग जाएंगे। तो ओवर मोटिवेशन की एक समस्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं भावनात्मक संतुलन की कमी, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल बैलेंस ना हो पाना, उसमें थोड़ा सा फेलियर हो जाता है। एक चीज हो रही है इंडिया की सोसाइटी में कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, खास करके एस्पिरेंट्स के साथ दिक्कत क्या आती है, एक नया एस्पिरेंट है वो तैयारी कर रहा है, तो ये यूपीएससी की स्टडी है, तैयारी है, ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, 2 3 साल आपके बड़े आराम से ये तैयारी लेती है आपकी जिंदगी। पेशेंस नहीं है पेरेंट्स में, सोसाइटी में, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, 2 तरीके के लोग हैं, एक तो जिनमें पेशेंस नहीं है और एक जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स बहुत मारेंगे, बहुत। हो गए अरे तुम्हारे घर में भी आज तक नहीं हुआ किसी का, हाँ। है किसी ने कोई या इस बार भी नहीं हुआ, हाँ 12th पास भी किया और तू आईएएस बनने का देख रहा है, कहाँ जाएगा तू, क्या कर लेगा, है ना। रिलेटिव्स हो जाएंगे, वो कहेंगे ये देखो हमारे बेटे के तो 12th में 90% आए थे, तेरे तो 60% है, तू क्या आईएएस बनेगा यार, आईएएस की तैयारी करने जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसे। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है ना बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है, बच्चे उसको दिल से ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा उसको इग्नोर करना नहीं सीख पाते, थोड़ा सा बेशरम बनना जरूरी है कि आपको अगर इस तरीके की नेगेटिव कोई कमेंट कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर ध्यान ना देकर के अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही थोड़ी सी ये चीजें सुन लेंगे नेगेटिव, फिर उनको लगे यार आज का तो दिन ही खराब हो गया, आज नहीं पढ़े, अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं हो सकता, अब हम कल दोबारा से करें, कल दोबारा से कोई और फिर बोल देगा, हो सकता है गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, है ना, उसने कुछ बोल दिया, फिर उसके बाद यार आज तो फिर से दिन खराब हो गया, आज फिर से नहीं पढ़ेंगे। तो इन ओवर मोटिवेशन और नेगेटिव कमेंट, इन दोनों से ही आपको बचना है, ना तो बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो जाना है और ना ही अति निरुत्साहित हो जाना है कि आप कुछ भी ना कर पाओ, एक बैलेंस वो बनाना है। और वो बैलेंस कैसे बनेगा, उसके लिए जरूरी होती है एक रेगुलर टीचर से ली गई क्लासेस, कहीं पर भी एक क्लासेस का एक अच्छे टीचर्स की टीम के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो टीचर्स आपको गाइड करते हैं, वो आपको केवल क्लास में आपको नॉलेज नहीं देते हैं, नॉलेज के साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है उसका भी आपको सॉल्यूशन देते हैं और आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसी गलतियां जो हो सकता है हम सब ने की हो, लेकिन हमें उसका एक्सपीरियंस है तो हम वो गलतियां आपके होने से रोक सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या जो बाकी लाखों बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, इतनी बढ़िया टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हर टीचर का अपना अपना एक एक्सपर्टी है, हर टीचर के पास अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, तो वो उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। वो टीचर हमेशा ये चाहता है कि उसका जो बच्चा पढ़ रहा है वो नॉलेज के साथ साथ उसका मेंटल एबिलिटी का लेवल है वो भी बढ़े, उसकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट हो, और उसके लिए वो इन सारी चीजों को भी क्लास के अंदर शेयर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है और सही जगह पर क्लासेस करना बहुत जरूरी है। एक अच्छी टीम अगर आपके लिए है तो वो आपके लिए ये सारी चीजें करके देगी ताकि आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले पाए। सुमित सर, मैम अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की तो लगभग जो है सारी बातें सुनील सर ने, आशीर्वाद सर ने लगभग कवर की हैं और कुछ बचा था तो सर ने, ललित सर ने उनको कवर कर लिया। तो मैं फिर भी इन बातों के अंदर कुछ बातें लेके मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सुनील सर की बात से शुरू करूंगा। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली, जो इन्होंने तैयारी का एक सही एक फ्रेमवर्क बताया, इन्होंने एक सही डेटा बताया हमें कि आप अगर फ्रेशर हैं और अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप 1000 ऐसे बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हैं जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे उन 1000 में ऐसे हैं जो बहुत टॉप के इंस्टीट्यूशन से हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इनमें वो भी हैं जिनको 6th क्लास से शायद यही सिखाया गया बेटा आईएएस बनना है, उनके पेरेंटल सपोर्ट इतना अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनानी है, ये बात आपने कही थी, मैंने आपकी बात उधार ली है। अब जब स्ट्रैटेजी बनाने की बात कहां से आती है, आशीर्वाद सर ने बोला कि स्ट्रैटेजी आप उनसे बनवाइए, उनको देख के बनाइए जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, आप उनको देखिए वो कहां से पढ़े। सही बात है, ज्यादातर आजकल के बच्चे जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं टॉपर के इंटरव्यू से। सर मैं सही
बोल रहा हूँ। हाँ बल्कि इंटरव्यू मतलब हाँ। इंटरव्यू उन्होंने मदद की। मदद की। अब लोगों जैसे आजकल मतलब मैं भी हूँ, अगर मैं तैयारी शुरू करूंगा तो मेरे को जो फायर मिलता है ना, वो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे वो सारी वो रील देख के, वो ट्रेंडिंग वीडियोस देख के मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है। तो एज अ फ्रेशर मैं जाऊंगा और मैं उस इंटरव्यू को देख के मैं अपनी चीजें करूंगा। और ये मैं अपनी, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ सर ऑनलाइन के अंदर में, मेरे पास हर प्रकार का बच्चा है, उनकी सारे सवाल मेरे पास आते हैं। आपने क्या किया, आपने एक व्यक्ति का प्लान लिया, अब उस प्लान को आपने इमिटेट कर दिया, ये आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। मैक्सिमम टॉपर देखो, मेरे को अगर आप 10 बार बोलोगे ना सर कि स्ट्रैट बताओ कैसे पढ़ें, स्ट्रैटेजी बताओ, मैं 1 बार ठीक बताऊंगा सुनील सर, 2 बार ठीक बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। अगर यही बात मेरे से 150 बार पूछी जाएगी, जो लाजमी है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 150 बार पूछी जाती है, तो मेरी जो चीजें है ना वो नैरो डाउन होकर जनरलाइज हो जाती है। मैं जनरल बातें करने लगूंगा, यार एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो ये चीज काम नहीं करती। सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी शुड बी योर्स, आपकी खुद की होनी चाहिए भाई। ये लड़ाई आपकी है, ये जंग आपकी है, आप इसमें उतरे हो, हथियार भी आपकी पसंद के होने चाहिए। सो मेरा मानना ये है कि ये तैयारी आपकी है, ये जंग आपकी है, हथियार भी आपके होने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, कभी भी आप कोई स्ट्रैटेजी को इमिटेट मत करो, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं एक चीज और कहूंगा कि जैसे ज्यादातर चीजें शुरू होती हैं तो इनिशियल लेवल पे बोल दिया जाता है कि सर अपना ऑप्शनल भी साथ लेके चलो, ऐसा बोला जाता है। मेरा बहुत अच्छा है ज्योग्राफी, मेरे को बहुत पसंद है, मैं अपनी बताता हूँ, लेकिन जब मुझे आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेवल की पढ़ाने लग जाओगे ना तो शायद मैं छोड़ दूंगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा। तो वो एक चीज है, तैयारी करते समय स्ट्रैटेजी शुड बी योर्स। दूसरी बात आती है स्ट्रैटेजी के बाद कि हम पढ़ें कहां से। सुनील सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आज का जो समय है, इस समय में हमारे पास 2 डिफरेंट मीडिया है, एक तो ऑफलाइन मीडिया है, दूसरा ऑनलाइन मीडिया हमारे पास, जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन देखो, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्राइसिस। क्राइसिस था हमारे टाइम पे, जब हम तैयारी करते थे तो हमारे टाइम पे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ना, ये इतने थे नहीं। ऑफलाइन थे, बट ऑफलाइन के अंदर में चॉइसेस हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है, और हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, इसका मतलब ही चॉइसेस होती है कि आपके पास विकल्प कितने हैं। तो आप ऑनलाइन मीडिया से पढ़ के इतने सारे विकल्प आज लेके चल सकते हो, जो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो आप देख लीजिए, अपने एंगल पे डिसाइड कीजिए कि आपको किस प्रकार से जाना है, आपको ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है। बट मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर मेरा कभी से रवैया ये रहा है, कभी से रुख ये रहा है कि गधा मजदूरी करने की मतलब क्या बनता है सर। सही बात। आप एक बात बताइए, मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं सर, आए दिन सर मैं जब पढ़ाता हूं कमेंट बॉक्स भरा रहता है, सर एनसीईआरटी कब करोगे, एनसीईआरटी कब करोगे, एनसीईआरटी कब आएगी, 9th क्लास के एनसीईआरटी के बाद नहीं कराया। मेरा जो कोर्स है ना सर, जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, मैं कह रहा हूं उसके बाद एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मुद्दा कहां से आ रहा है सर, क्योंकि टॉपर्स का वो सुन के आया कि एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी उनके लिए जरूरी है जिनके पास में आज से 5 साल पहले जब हम थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अनअकैडमी जैसा, जो हमें यूट्यूब के ऊपर में इतना क्वालिटी कंटेंट हमें दे रहा है। तो जब अनअकैडमी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज की जरूरत है। इससे आगे बढ़ते हैं कि हम किस संस्था के साथ जुड़े। बिल्कुल सही बात है, संस्था के साथ जब जुड़ाव होता है तो आपको पता होना चाहिए कि संस्था के साथ में जो लोग हैं, जिनके साथ आप पढ़ोगे, वो किस प्रकार के हैं। अनअकैडमी की एक अच्छी बात मुझे क्या लगती है सर, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्री मिलती है, चाहे अनअकैडमी की लाइव क्लासेस हो, फ्री क्लासेस हो, चाहे क्विजेस हो। यूट्यूब के ऊपर सर आपकी जब मैं क्लास देखता हूं, जो आप द हिंदू एडिटोरियल कराते हो, ठीक है, मतलब लाजवाब। मैंने आशीर्वाद सर की इकोनॉमिक्स देखी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जब आप खुद से पढ़ाई करेगा 1 से 1.5 साल में उस लेवल तक जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास है समय। देखो, कॉस्ट 2 टाइप की होती है, मैं तो पेड कोर्स की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूं। या तो आप समय से कीमत चुकाओगे, या आप मॉनेटरी टर्म्स में कीमत चुकाओगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या फैसला लेना। मेरे हिसाब से सर एक विद्यार्थी के लिए उसका समय बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मैम ने कहा कि मैं फ्रेशर हूं, में स्टार्ट करना। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आप कंटिन्यू कर सकते। यूपीएससी की तैयारी ना एक रॉक स्टार टाइप की तैयारी है। आज आपने सोचा है संजय सर कि मुझे तैयारी आज करनी है, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, आज करेंगे भाई, आज एडमिशन ले लिया है, शाम को क्लास करते हैं, मोटिवेशन डाउन आने लगता है। कल जो है मोटिवेशन ऐसे लेवल पे चला गया जहां से हमने शुरू किया था, और हम डाउन भी जाते हैं, लेकिन वहां से जो जंप करता है ना सर, ये मैदान उसका है। तो उसके लिए जो तीसरी बात सर ने की, बहुत अच्छी बात की ललित सर ने, उन्होंने कहा कि हमें फोकस रहना पड़ेगा, हमें फेयर मेंटालिटी के साथ में मोटिवेशन के साथ काम करना पड़ेगा। वो मैं पहले ही ऐड कर चुका हूं मैम, यहां पर आपकी जो इनर फायर है वो काम करेगी। अगर आपका डिसीजन बिल्कुल क्लियर नहीं है, शार्प नहीं है कि यार यही करना है, बस बात खत्म, तो तभी आप कर पाओगे।
और आज के टाइम के अंदर में एक क्राइसिस और भी है, जैसे मैंने बताया था पहले, क्राइसिस हमारे टाइम पे सर होता नहीं था, मटेरियल नहीं होता था। आज क्राइसिस क्या है? आज क्राइसिस है मटेरियल बहुत है सर। आशीर्वाद सर ने बहुत अच्छी बात बोली, गुरु का चयन करना जो है वो बहुत आवश्यक है। अब ये जो गुरु है ना, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं होता एक आदमी गुरु होता है, ये गुरु कुछ भी हो सकता है। ये गुरु एक ऐसी चीज होती है जिसको आप साक्ष्य मान के अपनी तैयारी कर रहे हो, जिसको साक्ष्य मान के आप साधना करते हो, और आपको अपनी साधना का जो फल है वो उसी में मिलता है। आप तैयारी कर रहे हो, आप उसका फल चाहते हो, आप यूपीएससी क्लियर करो, तो आपको कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कंटेंट हो सकता है, वो एक चैनल हो सकता है, वो एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक सही गुरु, सही मेंटोर का चयन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एवरी टॉम डिक एंड हैरी सबके सब जो है ना यूट्यूब के ऊपर एजुकेटर बने हैं। शायद खुद कभी उन्होंने कोई आज तक उन्होंने एग्जाम ना दिया हो, बट आज है। और एक अच्छी बात भी है, मुझे बुरी नहीं लगती, सब अपने टैलेंट्स को दिखाना चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सर सबको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं भी उन्हीं लोगों में आता हूं। मुझे याद है कि शायद जिस एज में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, कोई मुझे यूपीएससी एजुकेटर ग्रुप में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया गया अनअकैडमी की तरफ से, और आज मैं यहाँ सबके बीच में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपका एक्सपोजर हो रहा है, आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, बट आपको क्या चाहिए, कौन आपको सबसे सही पढ़ा रहा है, कहां पर आपको सबसे अच्छी चीज मिल रही है, और ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये चीजें आपको वहीं मिलेगी जो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। अनअकैडमी के अंदर में आप पहले सारे एजुकेटर की, आप संजय सर की क्लास देखते हो बहुत अच्छे से, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। ललित सर ने बहुत अच्छी क्लासेस कराई हुई हैं, पॉलिटी के ऊपर हो, आईआर के ऊपर हो, इनकी क्लासेस मैं बार बार देखता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है। सुनील सर द हिंदू के साथ में जो करंट की चीजें हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में ट्विस्ट करके ऐसा पढ़ाते हैं जो शायद कोई करा नहीं सकता। आशीर्वाद सर की इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक अलग लेवल की चीज है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सब चीजें ना आपको देखो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, अनअकैडमी एक जैसा प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीजें दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें तोल के और फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। बट लास्ट में मैं फिर बात वही करूंगा, स्ट्रैटेजी शुड बी योर्स। आज के टाइम पे क्राइसिस ये भी है कि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आप वाइजली चूज कीजिए कि आपको क्या चाहिए। एंड तीसरी बात, फोकस की जो बात हुई है, सोसाइटी कुछ बोलेगी, पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, बट मैं तो एक ही बात कहता हूं, लड़ाई आपकी है भाई, आपको लड़नी है। आपने किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं की कि आपको यूपीएससी निकालना है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे निकालना है, तब आप आए हो, तो मुझे नहीं लगता आपको पीछे हटना चाहिए, और वो फायर आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। जैसे गुरु की बात की और फोकस की बात की, तो इस बात को बड़े अच्छे से, मतलब अगर हम महाभारत के एग्जाम्पल से देखें तो द्रोणाचार्य और अर्जुन, गुरु कैसा था और शिष्य कैसा था, यानी शिष्य था फोकस्ड, और जब शिष्य फोकस्ड हुआ तो गुरु भी फोकस्ड हो गया, और दो फोकस एक साथ मिले तो क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। समझ गए कि नहीं? हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। सर फोकस तो बहुत जरूरी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आज मैं अभी आपको ऑनलाइन के थ्रू बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में एक भय छुपा होता है कि मैं 2024 का एग्जाम देना चाहता हूँ, और मैंने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाया है उस स्ट्रैटेजी को मुझे फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान है, राइट। सबसे बड़ी बात है कि उसको आप रेगुलर मेंटेन कर पाते हो नहीं कर पाते हो, राइट। जो रेगुलरिटी की बात जो बहुत अच्छी बात बोला, वो आपको एक ही बात ध्यान रखना, मैं बार बार यूट्यूब पे भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे आप डेली 3 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तुम आईएएस बनोगे, राइट। इसलिए मैं कई बार, मेरा एक मंत्रा भी है यूट्यूब पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसमें हम मेहनत करने का हुनर, वही बनेगा आईएएस ऑफिसर। तो मेहनत करने के हुनर को आप डेवलप कीजिए हमारे साथ, और आपके लिए कई सारे टॉप एजुकेटर्स, एक अनअकैडमी के जो पंचरत्न है, जो टॉप एजुकेटर है, ये आप सभी के साथ हैं यहाँ पे, और आप इनके साथ, इन सभी के आपको मेंटोर्स मिलेगी, राइट मेंटोर्स, राइट कंटेंट के साथ। तो आपको रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं और बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चों के सर मन में हवा होता है कि यार मैं ऑफलाइन जाऊंगा तो ही मेरा हो पाएगा, बहुत सारी चीजें। सर कोविड-19 को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोरोना के टाइम में कौन सी कोचिंग खुली हुई थी ऑफलाइन, फिर भी बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जहां हो वहीं रह करके सुमित सर से गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं, मैं तो बोलता हूँ सर, मैं तो बोलता हूँ, देखो ये आपको चूज करना है कि क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए बेस्ट है।
ओके सर, तो सारी प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई है, लेकिन उसका समाधान क्या है सर? समाधान इसी मंच में मिलेगा समाधान आपको, और समाधान के लिए मैं चलूंगा सुनील सर के पास। सुनील सर, क्या है सॉल्यूशन? सर, समाधान के लिए मेरे पास 2 पंक्तियां हैं कि ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं, ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं, मंजिलों की फितरत होती है, कभी चलकर नहीं आती। क्या बात है, बहुत क्या बात है। बहुत तो हम लोगों ने एक रास्ता ढूंढ लिया है, और वो रास्ता है लक्ष्य बैच 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए विशुद्ध यानी हिंदी माध्यम का बैच है, जिसमें ये सभी एजुकेटर आपके लिए अपने अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में अपनी तरफ से अपना गाइडेंस देने आप लोगों के सामने आएंगे। लक्ष्य बैच 2024 सभी एस्पिरेंट नोट कर ले और आप सब इसका हिस्सा बने। जहां तक मेरी बात है, इस बैच में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और उसके साथ साथ एसे। इन तीनों विषयों पर मैं अपनी तरफ से अपने कॉन्सेप्ट और अपने इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के साथ आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। और जीरो यानी जिनको इकोनॉमिक्स जीरो बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल उन्हें ये लगता होगा कि ये क्या है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपको एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेके जाऊंगा। और यही मैं एथिक्स और एसे के साथ करूंगा। बेस मेरा जैसा हमेशा रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करता हुआ फ्यूचर के लिए आपको तैयार करूंगा। सुमित सर। सर, मेरा इस बैच के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब तक आप मैं कुछ प्रीलिम्स को पैटर्न को देखूं या मैं मेंस के एग्जाम को देखते हैं, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ साथ में करंट अफेयर। तो इस बैच के अंदर बेसिकली मैं ज्योग्राफी देख रहा हूं, जिसको हम भूगोल कहते हैं, और साथ साथ में एनवायरनमेंट। इसके साथ जुड़ा हुआ एक पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी मैं इस बैच के अंदर में देख रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बेसिक्स हो, बिकॉज एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्वेश्चंस आते हैं बहुत डायनामिक आते हैं, क्योंकि सवाल आपने पढ़ लिया बेसिक से, लेकिन आपने पढ़ लिया बेसिक, क्वेश्चन आ गया आपका करंट से इंटरलिंक करके। 4 स्टेटमेंट होती है, 2 आपके जो फैक्ट्स होते हैं, जो आपकी जो बेसिक्स होते हैं वहां से आता है, 2 स्टेटमेंट्स उसके अंदर यूजुअली जो होती है आपकी करंट अफेयर से हो जाती है। तो बाकी आप जो IQ-IP वाला प्रोग्राम आपने बताया, उसके अंदर में आप बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से मैंने भी अप्रोच रखी है कि पूरा ज्योग्राफी, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस, मैं इन सारी चीजों को क्लब करके एक साथ लेके आ रहा हूं इस बैच के अंदर। सो बच्चों को कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जो उनके दिमाग में चलता रहता है, क्या हमें NCERT पढ़नी है, नहीं, क्या हमें ये किताब पढ़नी है, ठीक है, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस बैच से जाना है। दिस बैच विल बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये एकमात्र समाधान होगा आपकी सारी समस्याओं का। मैं इसके बाद आपको बता दूं, आपको ज्योग्राफी की, आपको एनवायरमेंटल साइंस की, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसकी आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। जी सुनील सर। मैं सुमित सर के बारे में एक बात करना चाहूंगा, और जो बच्चे मुझे और इनको हमेशा साथ देखते हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि क्योंकि हमारा इनका एक अलग रिलेशन है, तो ये बात मैं कह रहा हूं। मुझे ये पता है कि ज्योग्राफी में चाहे कोई कुछ भी कहे, इस पूरी इंडिया में ज्योग्राफी में सुमित सर का मैपिंग के माध्यम से जो ये पढ़ाते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से ये फ्री हैंड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जिस तरीके से फ्री हैंड एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, जो बच्चे मेरा फ्री हैंड पसंद करते हैं, आप ध्यान रखना सुमित सर विशुद्ध हिंदी माध्यम में ये सब्जेक्ट कराने आ रहे हैं। इनसे बेस्ट कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस चीज पे मैं खरा उतर सकूं, और स्टूडेंट्स को सर मैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू। नहीं, एकदम सत्य है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सुमित सर से अच्छा ज्योग्राफी में इतनी यंग एज में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। थैंक यू। हाँ सर प्लीज। मैं इस 2024 एस्पायरेंट्स के लिए इस हिंदी माध्यम के बैचेज में पहली बार मैं आपको हिंदी में CSAT पढ़ाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बच्चे जो हैं CSAT क्वालिफाई किए। तो मुझे पहली बार इन पंचरत्न जो टॉप एजुकेटर्स हैं इनके साथ मुझे मौका मिल रहा है, जहाँ देश ज्योग्राफी के एक्सपर्ट ऑलरेडी सर एक्सपर्ट है, द हिंदू करंट अफेयर्स, ऐसे इकोनॉमिक्स,
और आशीर्वाद सर और ये ललित सर। मैं आपको एक ही बात इसमें कहना चाहूंगा, हम सभी लोग आपके साथ दिन रात एक करेंगे, लेकिन आपको एक चीज करना होगा। तो मैं इस बैच में आपको कंप्लीट सीसेट पढ़ाऊंगा, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जीएस के पेपर पे ध्यान देते हैं, लेकिन सीसेट के पेपर को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए जो सीसेट का जो पेपर है बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जो आपका सोचने का नजरिया, क्वेश्चंस के प्रति जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले भी बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास के बाद सीसेट पे क्वालिफाई हुए हैं, इस बार उससे कई गुना ज्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस सीसेट में वन स्टॉप सॉल्यूशन, कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, जब इतने सारे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं, बस एक अटेम्प्ट ही काफी है 2024 की बच्चों। तो बच्चों, इस बैच में मैं आपको सीसेट पढ़ाऊंगा, जो कंप्लीट होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। मैं श्योर करना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीएस के पेपर पे ध्यान देते हैं, लेकिन सीसेट के पेपर पर उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है। वो ये सोचते हैं कि एग्जाम के लास्ट 2 महीने 3 महीने में मैं तैयारी करूंगा और मैं क्वालिफाई कर दूंगा, जो बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पे आपने देखा होगा, अगर हिंदी मीडियम में रिजल्ट अगर कम आता है, अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा बहुत सारे बच्चे जो है, जो प्रिलिमिनरी में जो सीसेट का पेपर है, कहीं ना कहीं वो वहीं छूट जाते हैं। तो मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो सीसेट में मेरे क्लास करने के बाद बहुत सारे बच्चे सीसेट में क्वालिफाई हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा इस बार उससे कई गुना ज्यादा बच्चा सीसेट में क्वालिफाई करे, और मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं इस तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जो आप क्वेश्चंस के पेपर को देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे उसको एनालाइज कर पाओगे, उसको सोच पाओगे, उससे आपका ऑटोमेटिक आपका थॉट प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जरूर इसमें मेरे साथ इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन सीसेट पढ़ाऊंगा, और मेरे साथ साथ ये सभी पंचरत्न टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटोर्स करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है, 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बस एक अटेम्प्ट ही काफी है। धन्यवाद। आशीर्वाद सर। जैसे सभी ने कह दिया है तो काफी बातें, लेकिन मेरा टॉपिक जो रहेगा इस बैच में, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। पहले मैं साइंस की बात कर दूं यहाँ पर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, पहली बात तो समस्या है कि सोर्स नहीं है, जी जी बिल्कुल, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, साइंस एंड टेक को लेकर लगातार यूपीएससी का वेटेज बढ़ रहा है, हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आज जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आईओटी की बात करें, एआई की बात करें, क्लाउड की बात करें, तो यूपीएससी उम्मीद करता है कि आजकल यंग एस्पायरेंट इससे अवेयर हो। जी जी बिल्कुल, वो अवेयरनेस चाहता है आपसे, वो चाहता है मेटावर्स पे, आप जानते हो, लेकिन मेटावर्स पे हिंदी में कंटेंट मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन। एक अच्छा कंटेंट नहीं है, तो पहला प्रयास तो मेरा होगा, हम लोग लगातार पिछले बैचेस में करते रहे, अच्छा कंटेंट देते रहे हैं, कि साइंस टेक पर एक कन्फाइंड बहुत बड़ा कंटेंट अच्छा सा, जिससे क्वेश्चन आ जाए जी, प्री और मेन से कंटेंट एक साथ मिल जाए बच्चे। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे साइंस टेक में। तो क्वालिटी कंटेंट का एक प्रयास होगा, क्लासेस हम लोग अच्छी करेंगे यहाँ पर, रेगुलर वे में आप जो कहीं ना पूरा बैच चलेगा रेगुलर अपना। इसके अलावा साइंस टेक के साथ साथ करंट अफेयर्स, तो इसमें कोई अलग छुपी बात नहीं है, बच्चों से करंट अफेयर्स को लेकर सुनील सर का मार्गदर्शन रहेगा हम लोगों के साथ यहाँ पर। बाकी हम लोग करंट अफेयर्स पर अपनी क्लासेस करेंगे। करंट अफेयर्स जो भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन, लगभग 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की पीटी में, ऑलमोस्ट एक बड़ा वेटेज मेंस के अंदर, ऑफकोर्स इंटरव्यू के अंदर बड़ा वेटेज होता है। तो प्रयास करेंगे मंथली बेसिस पर आपके साथ करंट अफेयर्स क्लास करें, प्रयास ही नहीं सफल प्रयास करेंगे, मतलब मेरे कहने का पूरा प्रयास होगा कि हम लोग मंथली बेसिस पर क्लास करें करंट अफेयर्स के कंटेंट पर, करंट अफेयर्स की क्लासेस पर, और उस करंट अफेयर्स का पढ़ें कि वो आपके इवन एनवायरनमेंट की बात हो, आपके अगर इकोनॉमी के अंदर आता हो, डिजास्टर में हो, पॉलिटी में हो, आईआर में हो, इकोनॉमी कहीं भी हो, वो आपके एग्जाम में काम आ सके। तो अल्टीमेट हम पढ़ेंगे साइंस टेक और करंट अफेयर्स। मैं ला रहा हूँ आपके लिए लक्ष्य बैच में, जरूर ज्वाइन करें मुझे वहां पर। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत बढ़िया बात है कि जब हम बात करते हैं कि जो हिंदी के जो एस्पिरेंट है सर, उनकी जो प्रॉब्लम की हम बात करें, तो एक बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, साइंस। हाँ, साइंस टेक नहीं सर, मैं अगर बात करूं कंटेंट के विषय में ना सर, आप देखिएगा, आपने मेरे को ये बात, जब बैच आपने बोला था कि सर ऐसे बैच में आपको ये पढ़ाना है, तो एक बात आपकी बड़ी क्लियर रही थी उस समय कि कंटेंट हमें बहुत बेस्ट देना है, हमें वो चीज करनी है जो मार्केट के अंदर में अभी नहीं है। अभी हिंदी माध्यम से लेकर जो जुड़ी हुई चीजें हैं ना, वो सर उतनी रिफाइंड नहीं है, और ये जो चीज है ना, ये काम जो है सुनील सर
ने इसका बेड़ा उठाया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी दिशा में जाएगा। जैसे आशीर्वाद सर ने बोला कि साइंस एंड टेक पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कलेक्टिव एफर्ट जो हमारा निकल के आएगा, सबसे important डेफिनेटली ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बेहतर एक जो उनका जो रिसोर्स कन्फाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए जो वो बहुत अच्छा इनका सर अभी वो चीज होता है कि कंटेंट बेसिकली ट्रांसलेटेड है, या वो भावनात्मक जो भावनाएं बदलनी चाहिए वो नहीं है, सिर्फ शब्दानुवाद कर दिया गया। जी और सर एक चीज और आप ही की बात में मैं ऐड यहाँ पे करना चाहता हूँ, बस याद आ गया, माफी चाहूंगा आपको रोकते हुए। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब कंटेंट जो है अच्छा नहीं है, भाषा नहीं, बिल्कुल। और हमारी जो ऑडियंस जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, समस्या क्या हुआ, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो ये जो बच्चे पढ़ के जहां से आ रहे हैं सरकारी स्कूलों से, मैक्सिमम हिंदी माध्यम के तो सरकारी स्कूल से, तो सर वहां पर तो वैसे ही जो पढ़ाया जा रहा है उसकी लैंग्वेज अलग, और जो कंटेंट यहाँ पर है साइंस टेक का उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग, तो बच्चा अपना रिलेशन बना ही नहीं पा। तो मुझे लगता है कि साइंस टेक में आप वो रिलेशन बच्चों को तो दे रहे हैं, ये नहीं सर आप दे ही रहे हैं, बेस्ट है। आप ऑफलाइन में इतने लंबे टाइम से आप मुखर्जी नगर में छाए हुए हैं, तो आप करेंगे ही करेंगे। मेरा अपना मानना था कि एक मिसमैच है हिंदी माध्यम का जो बैकग्राउंड है स्टडी का और जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो उस गैप को यहाँ पर साइंस टेक में सर पूरा करेंगे। और एक कलेक्टिव एफर्ट है हम लोगों का, जैसा कि सुमित सर ने कहा, और मिल करके इस बार काम करने का एक हम लोगों ने जो है आप मान सकते हैं शपथ ली है, और इसको करके रहेंगे इस बैच में। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो भावनात्मक बात आपने की, सुनील सर ने दो बातें यहाँ पे की है। पहली भावनात्मक बात की, मैं जब तैयारी शुरू करने गया सर, मैं 10th तक मैं शायद बता, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 10th तक सर मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, मैंने संविधान पढ़ा है। बट जब मैं तैयारी करनी मैंने शुरू की, तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत मतलब एक छोटी सी बात बोली कि मीडियम कुछ होता नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब पसंद था, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? मैं कहा पता है। और गुलाब को रोज कहते हैं, मैं कहा ये भी पता है। समस्या ही नहीं है, फिर कहाँ समस्या है? अच्छा, वो बात में सोच के मैं घुस गया, मैं इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना मैं स्टार्ट कर दिया। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं वो डिसीजन सोचता हूँ ना सर कि मैं इंग्लिश मीडियम चला गया, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैंने उस समय वो डिसीजन सही ले लिया। क्योंकि जब मैं आज हिंदी का कंटेंट देखता हूँ ना सर, तो मुझे उस स्तर के ऊपर में कंटेंट नहीं लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ सर, ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं जो हिंदी मीडियम के नाम से चीजें पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, चाहे वो पीसीएस के लिए हो। लेकिन वो जो स्तर है सर, वो स्तर वो नहीं है। बाइलिंगुअल कंटेंट में मुझे याद है आशीर्वाद सर, हमने यूपीएससी अनअकैडमी यूपीएससी से स्टार्ट किया था, तो वहां पर भी हमारा एक प्रोग्राम था, हमने एज प्रोग्राम हम लेके आए थे। यूट्यूब के इतिहास में मुझे लगता है कि आज तक इतना बड़ा, और सर शुरुआत थी हमारी, हमने उस टाइम पे शुरुआत की थी। उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, बहुत सारे लोगों ने काम किया। बट ये जो चीज है ना कि हमने वहां पर भी वो अच्छी चीज दी है, और आज जैसे सुनील सर ने कहा कि यहाँ पर भी वो एकदम शुद्ध हिंदी के अंदर में वो काम हम करने वाले हैं। और सुनील सर की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अब तक की जो इनकी जर्नी है, इन्होंने हिंदी के ऊपर में, हिंदी के कंटेंट के ऊपर में बहुत जोर दिया है। और ये इस बैच के अंदर में भी हम सारे जो है कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ में लेके आए। ठीक है ललित सर। जी देखिए, मैं इस बैच के में आपको पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने वाला हूँ। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे पॉलिटी, जो मेरे को लगता है कि हर कोई उसमें अपने आप को मास्टर मानता है। कोई भी पॉलिटी पढ़ा रहा है और कोई भी पॉलिटी पढ़ रहा है, लेकिन इशू ये आता है कि उस पॉलिटी के ऑथेंटिक रिसोर्सेज क्या है, क्या वो जो पढ़ाया गया है वो सही भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत बुक है, आप देखेंगे बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उस बुक के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी अपडेशंस हैं। तो वो करवाना जरूरी है कि ताकि बच्चा जो उसको पढ़ रहा है तो कम से कम वो मिस्टेक से बचे। वो सारी चीजें आपको तभी अच्छे से हो पाएंगे जब आप एक सही टीचर के साथ, एक सही टीम के साथ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी की टीम का अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, तो हम जब क्लासेस लेते हैं तो क्लास किसी एक बुक से रेफर नहीं होती है या किसी एक रिसोर्स से रिलेटेड नहीं होती है। उस क्लास के अंदर हमारी पूरी कंटेंट टीम बहुत अच्छे से काम करती है, हम भी उनके साथ बैठते हैं, हम सब लोग मिलकर के एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं। उसमें एनसीईआरटीज भी होती हैं, रेफरेंस बुक्स भी होती हैं, और सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि उन टॉपिक्स को करंट से रिलेट करके उनको चीजों को किया जाता है। और सिंपल केवल एक सिंगल टॉपिक पढ़ा देने से एग्जाम निकलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम पॉलिटी की बात कर लें, तो आजकल सबको लगता है कि यार कि फंडामेंटल राइट्स, अगर केवल फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेंगे तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आजकल यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा।
वो अगर पूछेगा तो उसको कई सारे अलग अलग एरिया से जोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, वो उससे कनेक्ट करके आपसे दे देगा। अगर आपको पार्लियामेंट्री पावर्स नहीं पता, संसदीय शक्तियां नहीं पता, तो आप फंडामेंटल राइट को कितना भी पढ़ लें, उसके साथ अगर लिंक करके क्वेश्चन आ गया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यही रहेगी आपके लिए कि सभी टीचर इंटरलिंक करके पढ़ाएंगे आपको सभी टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ। और वो जो समस्या जो आप सबको आती है कि हम किस चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कैसे करें, तो वो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इतनी अच्छी टीम है, और हिंदी मीडियम के लिए तो खास करके एक विशेष प्रयास जो यहाँ पर किया गया है। तो आप जो एक्स्ट्रा कंटेंट जो आजकल आप देखते हैं ना, बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो बस किसी भी कुछ भी नाम पर पढ़ाए जा रहे आप पढ़ते जा रहे, उससे बच जाएंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी फोकस की, तो वो फोकस आपको इस पूरी टीम के साथ यहाँ पर मिलेगा। आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जो काम की है। और एक और चीज इस बैच में सबसे अच्छी चीज आपको मिलेगी कि हम यहाँ पर केवल सीरियस स्टडी की बजाय एक एजुटेनमेंट के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो आपको एक स्टोरी टेलिंग वे में चीजों को कनेक्ट करते हुए बताएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको एकदम बहुत ऐसा लगेगा कि यार टीचर्स के साथ बस एक साथ बातचीत हो रही है, एक वार्तालाप हो रहा है। और उस डिस्कशन मेथड में, आपको स्टोरी टेलिंग मेथड में चीजें आपके माइंड में इतने अच्छे से आ जाएंगी। अगर आप लोग ये चीजें नहीं जानते तो आपने यूट्यूब पर सभी टीचर्स मौजूद है, आप एक बार यूट्यूब पर सारे टीचर्स की क्लासेस उनके नाम से सर्च करके देखिए, आपको दिख जाएंगी। इतनी बढ़िया इतने ज्यादा व्यूज वाली क्लासेस मेरे को नहीं लगता कि अनअकैडमी के अलावा बाकी कहीं पर आपको मिलेंगे। सभी टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स में बहुत बढ़िया क्लासेस वहां पर डाली हुई है। आप एक बार जाकर के देखना जरूर यूट्यूब पर, ताकि आपको एक अच्छा एक आइडिया लग सके कि भाई लक्ष्य बैच में हम लोग सारे जब एक साथ मिल करके और किस तरीके से आपके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे, आपको क्या बेनिफिट होगा। और आपका टाइम सेव करना हमारा मोटिव है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप 3, 4, 5 साल की योजना ना बना करके यूपीएससी का एग्जाम 2 साल के अंदर अंदर निकालें, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल। और उसके लिए हम कोशिश यही करते हैं कि 12 से 13 महीने में हम सब लोग मिलकर के आपका कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, और बाकी के टाइम में हम रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, ताकि विद इन 2 ईयर आपका जो है एक अच्छी जगह पर सिलेक्शन होने का चांस रहे। सर एक चीज और, हम लोग इस पे सभी लोग अपनी बात रखेंगे बच्चों के सामने। एक सडन आ गया सर ये कि जैसे अगर मान लीजिए बच्चे के दिमाग में है कि यार हम लक्ष्य बैच में कह रहे हैं, हम क्यों आएंगे, एडमिशन लेना, जैसे होता नहीं कि डिलेमा में है कि हम नहीं लेंगे, हमें नहीं पढ़ना है, या हम पता नहीं लेंगे कि नहीं, वो श्योर नहीं है। तो मैं ये एक दो बातें रखने जा रहा हूं बच्चों, केवल इसलिए कि आप लोग इस बैच के बारे में अगर डिलेमा है तो वो निकल जाए। सर मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अच्छे एजुकेटर से पढ़ना, एक टीम के साथ पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर सर हम देखें हर एक सब्जेक्ट के कितने डायनामिक हो चुके हैं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन इतने डायनामिक हो चुके हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर प्रीलिम्स और मेंस के इतने डायनामिक्स मतलब क्वेश्चन में है, इतने डायमेंशंस हैं, तो उसके लिए तो एक अच्छी टीम होनी ही चाहिए। मैं इस पर चाहूंगा कि सभी लोग, सर सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा कि सर प्रीलिम्स के क्वेश्चन का जो डायमेंशन है, मेंस के क्वेश्चन का आप अपनी राय दें, फिर ऐसे ही करके हम सब अपनी बात करें। सब प्री के और मेंस की बात हमने बहुत जोड़ दिया डायनेमिक्स को आसान शब्दों में कहूँ तो करंट अफेयर्स को जोड़ते हुए डिफरेंट एस्पेक्ट कवर कर रहा है। वो पहले होता था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठाया छाप दिया उसने जी, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर उसके अंदर 3-4 डायमेंशन वो दे रहा है, करंट को शामिल कर रहा है। इवन आज वो एनवायरमेंट में ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल पार्ट मिला देता है, वहां पर वो इकोनॉमी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल मिला देता है वो। इवन लास्ट एक क्वेश्चन आया था हाइपर मिसाइल का, ग्लाइडर का, अब उसमें टेक्नोलॉजी में उसने आईआर को मिला दिया जी, कि चीन ने ऐसा कुछ टेस्ट किया था, नाम चीन का आया था लेकिन क्वेश्चन हाइपर ग्लाइड मिसाइल जी। तो ये जो डायनामिक्स तभी समझ में आएगा जब एक इंटरलिंकिंग होगा सब्जेक्ट्स। यस, तो वही ललित सर ने जो इंटरलिंकिंग की बात की वो बहुत अच्छी यही है कि इस बैच में बच्चों ध्यान रखना है कि यही इंटरलिंकिंग आप लोगों को जबरदस्त रूप से कराई जाएगी। जैसे सर का है पॉलिटी, अब आप देखिए मेरा एथिक्स, अब वही क्वेश्चन एथिक्स में आया और वही क्वेश्चन पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स दोनों में आया। अब आप तो कैसे मैं कहूं कि मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी पढ़ा रही है, उनका मेरे में नहीं आएगा, मेरा उनके में नहीं आएगा। सर का है एनवायरमेंटल एथिक्स, यूपीएससी सर लगातार पूछ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब इस बैच को जो प्लान किया गया बच्चों, बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग के मेथड से प्लान किया गया है, और
उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके साथ 100% जस्टिस होगा, और पढ़ाने के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए। ये हमेशा याद रखेगा, इसका पूरा टारगेट रहेगा सिलेक्शन पर। सर आप। और जो भी दोस्त इस कस्म में है कि भाई हम बैच ज्वाइन करें कि ना करें, फीस कितनी होगी, कितनी ज्यादा होगी, भाई आप सबके लिए हम लोग बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनअकैडमी ने आपके लिए ईएमआई का भी ऑप्शन दिया है। आप बहुत मिनिमम ईएमआई पर भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। और बाकी की सारी की चीजें अगर हम बात करते हैं बैच के बारे में, तो इतनी अच्छी क्वालिटी इतनी कम फीस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और कई बार हमें लगता है कि यार कि हम पढ़ाई पर पैसा क्यों लगाएं, बैच क्यों लें हम, है ना, हम सस्ता चीज क्यों ना, ऐसी चीज है जो एक सस्ती भी मिल रही है ना, 2000 3000 5000 में, क्यों ना वो ले लें, यहाँ पर लेकर क्यों करें। तो देखिए एक कहावत होती है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना। आपने किसी चीज की कीमत देखी है ज्यादा है, उसका रीजन एक ये भी होता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास क्वालिटी है तो वो आपके जो समय, जो साल, कई सारे साल जो आपके बर्बाद होने वाले थे, अगर वो बचा देता है तो उससे बढ़िया क्या है। और आप पढ़ाई पर पैसा लगाते हैं तो वो वेस्ट नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपने अपने स्टडीज पर पैसा लगाया है तो उसका रिटर्न आपको 1000 गुना भी मिल सकता है इन फ्यूचर, और वो मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी ना किसी फील्ड में जब सक्सेसफुल होंगे तो आप अपने इसी स्टडी के बेस पर होंगे। तो अगर यूपीएससी की तैयारी के लिए आपने थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्ट किया है, तो आप जिस दिन आईएएस बनेंगे आपकी सैलरी का आधा हिस्सा भी नहीं होगा ये पैसा। सोचिए इस बैच की फीस। तो आप वो सोच करके चलिए कि आपके 3-4 साल ये बैच बचा देगा, जो 3-4 साल की कीमत करोड़ों रुपए में भी आप नहीं लगा सकते, जो आप लॉस कर देंगे। तो वो एक बेनिफिट आपको यहाँ से रहेगा। बाकी एक अच्छी चीज ये रहती है कि सारे टीचर्स हैं, तो क्लास के अंदर आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं सभी टीचर से। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इस बैच में कि अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेकर के आते हैं तो डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट हो जाता है, कोई भी डिस्कशन सवाल जवाब आप वहां पर कर सकते हैं। तो फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट कीजिए टीम के, और ट्रस्ट के से पहले अगर आप हमें जांचना परखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हम सबकी क्लासेस अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपको सभी टीचर्स के बारे में पता चलेगा। और फिर बिंदास आइए, और आपके लिए पूरी टीम मिलकर के हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई हम अपना या मैं ही कुछ करूंगा, सारे टीचर्स हैं वो करेंगे। सब टीचर्स अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। और इस बैच में पहली बार ऐसे अच्छी चीज हुई कि सभी टीचर अपने अपने कोर एरियाज को पढ़ा रहे हैं, जो मेन कोर एरियाज है उनका। तो उससे अच्छा एक्सपर्ट तो कोई होगा नहीं, है ना। तो जो टीचर अपने कोर एरिया को पढ़ा रहे हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और स्वागत है सर, मुझे लगता है कि और फैकल्टी भी होंगे अपने साथ इसमें, क्योंकि टॉपिक बच्चे जी बिल्कुल, और फैकल्टी होंगे दोस्तों। अभी हम आपको यहाँ 5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत शानदार टीम होगी यहाँ पर, जो आपका हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी या जो प्री और मींस के अदर टॉपिक है वो पूरा करेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं और उनके टॉपिक होंगे केवल, एक पूरी टीम मिलेगी आपको साथ यहाँ पर। और सर बैच कब से लॉन्च हो रहा है, बच्चे जानना चाहें तो? बैच की जो डेट है वो 20 अप्रैल से है, और आप लोगों को इसके बारे में सूचना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दी जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्राउज़र है सर, वहां पर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। एक ब्राउज़र है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक चीज सर यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूंगा, और फिर उसके बाद सुमित सर आपके पास, एसएसएम सर आपके पास आता हूँ, कि जैसे सर ने कहा कि मतलब एस्पिरेंट्स हमसे क्यों कनेक्ट हो, यानी उन्हें ये लग सकता है कि जैसे बहुत से बच्चे यूट्यूब पर, कोई इंडिया के कोने कोने से हैं, तो उनको तो यूट्यूब पर बहुत से प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे एजुकेशन के, कि यूपीएससी की तैयारी एक्स भी करा रहे हैं, वाई भी करा रहे हैं, जेड भी करा रहे हैं, ए भी करा रहे हैं, बी भी करा रहे हैं। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, बच्चे मेरा नाम सुनील, सर का नाम सुमित, सर का नाम एसएसएम, सर का नाम आशीर्वाद सर का नाम ललित। आप जा करके एक बार जिन जिन सब्जेक्टों का हमने नाम लिया, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाने जा रहा हूं इथिक्स, एक बार आप गूगल करके चेक करना कि इथिक्स में जो मैक्सिमम व्यूज वाले वीडियोस हैं वो किनके। आप एक बार ऐसे पे जा करके चेक करिए कि मैक्सिमम व्यूज किसके पास है। सर का पॉलिटी में चेक करिए, सर का अपने सब्जेक्ट में साइंस टेक में चेक करिए, सर का ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में, एनसीईआरटी चेक करिए, सर का चेक करिए आप जो है सीसेट में। तो कहने का मेरा मतलब है फिर आपको एक कंपेयर करके ज्वाइन करने में मजा आएगा कि यार आप जिनसे पढ़ने जा रहे हैं ये लोग तो बहुत मेहनती लोग हैं, यानी ज्ञानी नहीं है, ये सब डाउन टू अर्थ है,
बच्चों के साथ मेहनत करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। कैसे इमोशनली? यानी हम लॉजिकली नहीं, हमारा आया, हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया और हम फ्री हो गए। सर, हम लोग इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं और एक्चुअल में रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सब यंग है और हमें लगता है कि हमारी सक्सेस तभी हो पाएगी जब आप एडमिशन लेंगे, तब नहीं। हमारी सक्सेस आपके एडमिशन को आपकी सक्सेस में जब बदल दिया जाएगा, देन हमारी सक्सेस हो पाएगी। तो यह इस बैच के पीछे का जो मोरल कॉन्सेप्ट है वो ये है। सुमित सर, सारी बातें आपने डिस्कस की है और मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि सारी जो चीज़ें हमारी बहुत अच्छी रहने वाली हैं, चाहे वो बैच हो, चाहे वो हमारी टीम हो, सब चीज़ बहुत अच्छी है। बस अब मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप जुड़िए, ट्रस्ट कीजिए हमसे। पहले भी चीज़ें डिलीवर की हैं हमने और आगे भी हम चीज़ें डिलीवर करेंगे। और इसी के साथ बस मैं एक ही बात पे ख़त्म करूँगा, लेट्स क्रैक इट। थैंक मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप सबको। देखिए, एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत बार मोटिवेशन की कमी आती है। क्लासेस जब आप रेगुलर ज्वाइन करते हैं ना, तो फायदा ये होता है कि टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहते हैं। अगर टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है तो आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी तो वो टीचर नहीं रहने देगा। और ये सारी क्लासेस में हम सभी लोग मिल करके, सबका अपना अपना वे है, अपने अपने तरीके से आपको डिमोटिवेट होने से बचाएंगे। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो मेरी इन लाइनों को याद रखना। ये लाइन याद रखेंगे जो आपके लिए बहुत काम आएंगे कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर लड़, क्योंकि हारता वही है जो लड़ता नहीं। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करते रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, अपने आप को दरिया के समान, नदिया के समान बनाना है। कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। तो वो आपको करने में हम सब लोग हेल्प करेंगे, आपके रास्ते को आसान बनाने का काम करेंगे, आपको गाइड करने का काम करेंगे। आप फोकस होकर के अपनी स्टडी पर ध्यान लगा पाएंगे और आपका रिजल्ट निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके सर, तो ये हुई है सॉल्यूशन की बात, हमें सॉल्यूशन तो मिल गया, पर फिर भी कुछ सवाल है मेरे। तो मैं ललित सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे टॉपर्स हो गए और बोलते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ाई करी, हमने 20 घंटे पढ़ाई करी, तो हमें एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों में, जिसको लेकर के कंफ्यूजन होती है कि यार कितना पढ़े, क्योंकि कई जगह अलग अलग इंटरव्यूज में वो बहुत ही इस तरीके की बातें सुन लेते हैं कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़े। लेकिन ये सब इलॉजिकल बातें हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की, आपके माइंड की सब चीजों को काम करने की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर आपने किसी को सुना भी है कि उसने 16 घंटे पढ़ाई की है, तो उसने रेगुलर 16 घंटे पढ़ाई नहीं की है। उसने एग्जाम के टाइम, जब हफ्ता 10 दिन पहले का टाइम जो बचा है, जिसमें बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, उस टाइम उसने किया। बाकी टाइम उसने वही नॉर्मल लाइफ जी है और वही नॉर्मल स्टडी की है। एक सामान्य एस्पिरेंट को आमतौर पर 6 से 8 घंटे का टाइम बहुत होता है। सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ें, सबसे जरूरी चीज ये है कि क्या आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नहीं। कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे जरूरी है। अगर आपको लगता है कि भाई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर एक दिन में 20 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे बैटिंग की, तो वो अगले मैच में सेंचुरी मार देंगे, मार नहीं पाएंगे, पूरा शरीर डाउन हो जाएगा, बॉडी डाउन हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। ऐसे ही स्टडी है, यूपीएससी का भी है। आप एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ करके या कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा पढ़ करके एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। विराट कोहली है और लगातार डेली नेट्स में आता है, चाहे 2 घंटे करे, 1 घंटे करे, 3 घंटे करे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी है। अब जो एस्पिरेंट ये कंसिस्टेंसी बना जाता है वो पास हो जाता है। तो घंटों के ऊपर कभी मत जाओ, क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करो। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा घंटे करने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे 6 से 8 घंटे बहुत होता है। एक और चीज है जो मैंने महसूस की है काफी सारे एस्पिरेंट्स को लेकर के कि सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। सर, मैंने देखा कि मेरे एक बहुत बड़े स्टूडेंट, मेरे बहुत बड़े सीनियर है, बाबा टाइप के सीनियर हैं, और वो उसने हमें सलाह दी है कि बेटा अगर तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुम एक काम करो, कमरे के अंदर बंद रहो, 1 साल तक मत निकलो। वो सर मैंने देखा, वो बड़ा उनकी किताबों से भरा हुआ कमरा है और वो कभी बाहर ही नहीं निकलते। तो ये चीज अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको बिल्कुल कट ऑफ कर लेना भी खराब है। हाँ, अननेसेसरी चीजें है ना, उनसे आपको कट ऑफ करना है, ना कि सभी चीजों से कट ऑफ करना है। अपनी नॉर्मल रूटीन को, लाइफ को जीते रहिए। पढ़ाई के लिए जो टाइम डिसाइड किया उस टाइम आप कुछ मत कीजिए, उस टाइम आप सभी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जब आप पढ़ाई कर चुके हैं उसके बाद अपनी हॉबीज है सबकी,
अगर आपको डांस करना अच्छा लग रहा है डांस कीजिए, आपको दोस्तों के साथ खेलना पसंद है खेलिए, जो हॉबी है उसको करना बहुत जरूरी, नहीं तो माइंड रिफ्रेश नहीं होगा। बिना माइंड के रिफ्रेश हुए आप कैसे करेंगे, कब तक? मेंटल ब्लॉकेज अगर आ गई ना दोस्त, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये तैयारी ऐसी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमरे में बंद रह करके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। और ये तैयारी में नॉर्मल एस्पिरेंट्स के साथ ये समस्या बहुत ज्यादा रही है। उसका रीजन ये है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते बाकी लोगों। जब आपको अपने आप को सोसाइटी से एलिनिएट कर लोगे, एक कमरे में बंद कर लोगे, तो डिप्रेशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और आज के टाइम में ये मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक अपना ऐसा सर्कल बनाइए, एक ऐसे सर्कल में रहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, आपके साथ सही चीजों में सही काम में हेल्प करे, आपके साथ आपको मतलब गलत दिशा में ना लेकर के जाए। और अपनी हॉबीज पर काम कीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, म्यूजिक जरूर सुनिए, थोड़ा लोगों से बात कीजिए। बात करने से थोड़ा चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। ये एग्जाम केवल किताबी एग्जाम नहीं है, केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, आपके व्यवहारिकता, आपकी पर्सनैलिटी का एग्जाम है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपको अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप जाइए ना, थोड़ा जब भी आपको टाइम लगे तो देखिए, जाकर के SBM ऑफिस चले जाइए, वहां पर जाकर के थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से काम हो रहा है। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जाननी है, किसी स्लम वाले इलाके में चले जाइए, वहां पर जाकर के एक बार बच्चों से मिलिए, वहां पर छोटे बच्चे हों या जो भी उस एरिया में रह रहे, देखिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर वहां से आपको पता चलने लगेगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है और उनका सोल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है, केवल कमरे में बंद कर लेने से चीजें नहीं होंगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करना है कि बैलेंस बना करके चले। और एक और बहुत बड़ी चीज होती है कि एस्पिरेंट्स का मैंने देखा है कि नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं। 8 घंटे की नींद इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, या तो पढ़ रहे हैं, या फिर अगर मोबाइल उठा लिया ना तो अगर वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि वो या तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के बाद क्या कर रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया या मोबाइल पे लग जाते हैं। और फिर मोबाइल पर और उस पर ऐसी लत लगती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके 10 घंटे 8 घंटे उस मोबाइल में कब निकल गए पढ़ाई के अलावा भी। और सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, कम सोते हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो सोना जरूर है, 8 घंटे की नींद कोशिश करें, कुछ भी करके 8 घंटे की नींद आपको पूरी लेनी ही लेनी है। हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ को नेग्लेक्ट करके स्टडी नहीं होगी। अपना प्रॉपर तरीके से आपके विटामिन, आपके न्यूट्रिशंस के ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा धूप भी लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं उनको यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो सारे ईद का चांद हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है बाहर, और उसके बाद उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होने लग जाती है, खास करके विटामिन डी की। और वो उसके बाद धीरे धीरे और भी बाकी चीजों को लेकर के चलता है, फिर डिप्रेशन और बाकी सारी चीजें कनेक्ट होती चली जाती है। तो हर चीज का बैलेंस करना जरूरी है। स्टडी जिस टाइम कर रहे हैं उस टाइम कुछ मत करो, उस टाइम सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बाकी टाइम अपनी मर्जी से खुल करके जियो यार, एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी को एंजॉय करोगे तभी। और ये एग्जाम भी तभी निकलेगा जब पढ़ाई को एंजॉय करोगे। अगर इसको बोझ बना करके चलोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। एंजॉय करना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा यूपीएससी क्रैक करना। आप बहुत सारे टॉपर्स का सुनना, वो इतना ज्यादा लेकर के आप देखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा उन्होंने बोझ बर्डन माना ही नहीं, वो एंजॉय करते थे, उनको मजा आता था पढ़ने में। अगर आप वो एंजॉय करते हैं, मजा आता है, बिंदास ऐसे करोगे सारी चीजें हो जाएगी। एक ही जिंदगी है, अच्छे से जिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आशीर्वाद सर, मेरा आपसे सवाल है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें हम, लाइक कोई सोर्स हो वो बताइए। एक बड़ा इशू रहता है हमेशा कि करंट अफेयर्स के सोर्स क्या रखें हम लोग, और इवन पूरी तैयारी के दौरान आता है कि कौन सी बुक सेलेक्ट करें, कौन सा सोर्स रखें हम लोग। तो हमारे कलीग बताएंगे आपको कौन सी बुक बताएंगे आपको। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर जो मैं हमेशा मानता हूँ है भी, और सभी लोग कमेंट करते हैं, द हिंदू, उसका कोई ऑल्टरनेट आपके पास नहीं है। ये सोचना कि मैं हिंदी माध्यम का हूँ, नहीं कर सकता हूँ द हिंदू, कोई बात नहीं, आप ऐसे मेंटर ढूंढिए जो द हिंदू करा सकते हैं आपको। आप चीजों को आसान बना सकते हैं, आपके पास उपलब्धता है, आज के रिसोर्स हैं। आप 10 साल पहले कहते शायद द हिंदू का हिंदी अनुवाद या उसका कोई बताने वाला आपको नहीं मिलता, लेकिन आज उपलब्ध हैं जो आपको द हिंदू करा रहे हैं बहुत ढंग से, आपको उसके पीटी फैक्ट्स के मेंस के आर्टिकल्स करा रहे हैं। साथ में पीआईबी आपका हमेशा रहेगा काम का, क्योंकि पीआईबी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्जाम में सीधे पूछी जाती हैं आपसे। एक कोई भी न्यूज़पेपर जो इकोनॉमी का हो, जो समझ में आता हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो सकता है, या हिंदी भी आते हैं अखबार आज की डेट में इकोनॉमिक पेपर, क्योंकि उससे समझ बनती है। आपकी आज की हर चीज में इकोनॉमी जुड़ी हुई है, हर चीज। आप आईआर की बात करेंगे वहाँ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आप साइंस टेक की बात करेंगे वहाँ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में
कुछ करंट अफेयर्स कवर करनी जरूरी है कि आप इकोनॉमी को समझते हुए चले। और सुनील सर लगातार क्लास में गाते रहते हैं, आपको IQ अपना वो सुनिए आराम से, जहाँ हिंदी में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स का, तो वो आप देखते हुए चलिए। साथ में एक्सप्रेस या कोई भी हिंदी अखबार भी आप देख सकते हैं, एक हिंदी अखबार देख सकते हैं, लेकिन कम से कम द हिंदू जरूर देखिए, PIB जरूर देखिए, और समय मिलता है तो एक न्यूज पेपर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के बता देंगे वो आपको सुनील सर, और लेकिन मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स का सोर्स जरूरी है। बाकी मंथली मैगजीन पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, जब इतना आप डेली पढ़ेंगे तो मंथली मैगजीन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको रख दीजिए साइड में, कोई काम नहीं आने वाली। अगर आप डेली मेरी बात मानेंगे, इतना पढ़ लेंगे डेली, बिना रुके, बिना थके, बिना मुड़े, आप डेली इतना पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स का ना कोई वीकली मैगजीन चाहिए फिर आपको, ना मंथली टेस्ट चाहिए कोई आपको, ना आपको मई में अप्रैल ना के पहले को करंट अफेयर्स कहां से याद करें। आपको ना आशीर्वाद सर की आवश्यकता है, ना किसी लक्ष्य बैच की आवश्यकता है। अगर लेकिन आप डेली पढ़ रहे हैं अपने स्वयं से, अदरवाइज नहीं करना चाहते स्वयं से, कुछ आसान करना चाहते हैं चीजों को, तो फिर वेलकम है लक्ष्य बैच में आपका। सुनील सर, आपसे मुझे मेरा सवाल है कि जैसे एक फियर ऑफ फेलियर होता है, ठीक है, एस्पिरेंट को, तो क्या उनके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, या क्या है इस चीज का, फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है उनको, बैकअप प्लान की क्या आवश्यकता है? देखिए, फियर ऑफ जो फेल्योर है, अभी मैं मुकेश अंबानी जी को सुन रहा था कुछ दिन पहले, उनका एक कल्चरल सेंटर उन्होंने मुंबई में खोला है, नीता एंड मुकेश अंबानी समथिंग जी, कल्चरल सेंटर। तो उनका एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, वो ये बता रहे थे, यार मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कि मैं डरता नहीं, हम भी डरते हैं, बट उस डर से ओवरकम करने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो मेरे पास एक पंक्ति भी है जो उन्होंने कहा, उसको एक अगर हम एक कविता के रूप में थोड़ा सा रखना चाहें कि योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। सर, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। तो इसका मतलब अगर हम कर्म करते हैं तो सब कुछ अच्छा है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है। तो यानी आप, अरे भाई, जैसे हम करवट लेते हैं तो इस तरफ सो रहे, इधर हो गया, इसका मतलब है कि अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और फिर उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि उनके पिताजी किस प्रकार से मतलब हार्डवर्क को ही अपना सबसे बड़ा संस्कार मानते थे। तो मुझे लगता है कि डर सबके अंदर होता है सर, इसीलिए वो विज्ञापन भी आता है, डर के आगे जीत है। अगर ना होता तो ये विज्ञापन आता नहीं, क्योंकि विज्ञापन वही आता है जो हमारे दिल को टच करे। तो ऐड आता है डर के आगे जीत है। तो क्यों आ रहा हो? बिकॉज ऑफ डर हर जगह है, हर घर में है, हर दिल में है, लेकिन उस डर के आगे जीत भी है, और जीत उसी के पास है जो निष्काम कर्म योगा, यानी फल की इच्छा मत करो क्या होने वाला। अर्जुन से श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में यही तो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म अच्छा है तो फल स्वाभाविक है अच्छा ही गिरेगा, हो सकता है कि कुछ विलंब लग जाए। तो मेरा साफ मानना है कि कर्म करिए, प्लान बी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। प्लान बी के बारे में तब आप सोचिएगा जब कम से कम 3 अटेम्प्ट आपके, 3 से 4 आपके 100% एफर्ट वाले हो चुके हो, कि आपने अपने आप को झोंक दिया हो, लॉजिकली भी, इमोशनली भी, और हार्डवर्क के साथ। अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी कंसाइंस आपसे ये कहती है कि हाँ, मैंने 2 अटेम्प्ट्स में, 3 अटेम्प्ट्स में, 4 में, मिनिमम 3 to 4 में मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया और फिर नहीं हो रहा, देन आप प्लान बी, यानी जैसे बीएड कर लिया, कुछ भी इस टाइप की चीजें आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लान बी के बारे में सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन या एकलव्य सोच लिया होता कि अरे हमको तो द्रोणाचार्य शिक्षा ही नहीं दे रहे, हमने तो अब धनुर्धारी बनना ही नहीं, छोड़ दो यार, चलो कुछ और करते हैं, अब हम कहीं किसी से गदा सीखने जाते हैं। लेकिन नहीं, उसने प्लान बी नहीं चूज किया, गुरु की मूर्ति बनाई, सामने रखा और कहा कि तुम्ही को अपना इंस्पिरेशन मान करके हम क्या धनुर्धारी बनेंगे। और अंगूठा ना कटा होता तो इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य ही होता। तो प्लान बी की जरूरत नहीं है। मैं यही बात एक बात तो सर मैं जोड़ना चाहूंगा इसी बात में
फियर होना जरूरी है सर, वो जरूरी है क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देता है। जी बिल्कुल। फियर होना बहुत जरूरी है। जी जी। और आपने जो बात की, एक बात जोड़ता हूँ मैं, कलाम साहब की एक बार चर्चा कर रहा था क्लास के अंदर। कलाम साहब लगातार 5 प्रोजेक्ट फेल करते हैं पहले। हाँ जी पहले लगातार 5 प्रोजेक्ट फेल होते हैं, तब वो कलाम बनते हैं। जी। तो फेलियर कहता नहीं, फेलियर सब कुछ खत्म हो गया, उस व्यक्ति वही रुका नहीं। नेवर गिव अप वाली बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप 3-4 अटेम्प्ट करें, नेवर गिव अप, यार नहीं छोड़ना, मुझे करना है, 100% देना। और फिर सर हो भी जाएगा। इसीलिए बिल्कुल, हमने बिल्कुल। पहले ही बात की सर, आग की शुरुआत करने से पहले ही आग जो है ना आपके अंदर जो फायर है, ये बिल्कुल। पहले बनी होनी रहनी चाहिए, चाहिए। ये होनी चाहिए। इसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही। और डर की बात अगर करते हैं तो डर ऐसा नहीं कि जो टॉपर है ना उसको भी डर लगता है, उसको सबको इवन डर उसको लगता पता ही नहीं रहता है कि मेरे टॉप करने वाला हूं या मेरा एग्जाम भी निकलने वाला है, जी। तो डरता वो भी है। लेकिन बस उसमें बाकियों से अलग क्या है कि वो डर के हार नहीं मानता है, वो मेहनत करता रहता है। उसको पता है कि मेरी कमियां क्या हुई तो उसको अगली बार इंप्रूव करना है। तो डर लगना एक स्वाभाविक सी बात है, ये मनुष्य है, डर जी। लगेगा। लेकिन उससे आप बाहर कैसे निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो सबसे जरूरी चीज हो जाती है। डर तो 3 पे आदमी नहीं लगता। ठीक है, सुमित सर, रोल ऑफ मैप क्या है ज्योग्राफी में? देखिए मैम, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो एक चीज कही जाती है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी थ्रू मैप। बिना मैप के ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है। मैं बात करता हूँ, जब मैं हिमालय की बात कहता हूँ तो हमें पता होना चाहिए कि हिमालय की लोकेशन कहाँ है। जब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू, दक्षिण भारत के पठार की, तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलो, जैसे करंट अफेयर से ही हम कनेक्ट कर लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर में जो मैप पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी तक लिमिट नहीं है, वो आपका करंट अफेयर में भी यूज होता है, वो आपका आईआर में भी यूज होता है, वो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, तो हर जगह वो यूज होता है। जैसे अभी रिसेंट में जो फिनलैंड है उसने नाटो की मेंबरशिप ली है। अब मैं मान के चलो, मैं बात करूं कि फिनलैंड, अब दिमाग में ना एक पिक्चर बनती है, जब मैं आपको नाम दूंगा ना फिनलैंड की, स्वीडन की जो मेंबरशिप है वो रिजेक्ट कर दी गई है, जब मैं आपको बोलूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कहाँ की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पे है। नहीं तो होगा ऐसे ही, मैं बात करूंगा गुजरात की और मुंह पाड़ेगा कोई नॉर्थ ईस्ट में। तो इसीलिए मैप बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से ना ज्योग्राफी विदाउट मैप हो नहीं सकती है। और ये फील होता है जब हम तैयारी करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं, जब विजुअलाइजेशन हमें उस चीज का होता है ना, तो वो चीज याद अच्छे से हो जाती है। जैसे एक कॉन्सेप्ट था जिसने मुझे बहुत परेशान किया है मेरी जर्नी के दौरान, जेट स्ट्रीम का, और किस प्रकार से जेट स्ट्रीम जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक फिनोमिना को प्रभावित करती है। हिंदी में बात करें तो जेट प्रवाह किस प्रकार से अलग अलग जलवायु से संबंधित जो आयाम है उनको प्रभावित करती है। मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर में वो इमेजिनेशन नहीं बनता था इनिशियल फेज में। बट जब बाद में मुझे पूरी नॉलेज हो गई, तो वो मैप के साथ जब मैं करता हूँ तो आज मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो मैं, मेरे हिसाब से कि ज्योग्राफी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है विदाउट। और सर एक चीज आप और बोलते रहे हैं मुझसे, मतलब जब भी डिस्कशन होता रहा है, कि जो मेंस की आंसर राइटिंग है, तो सर ने हमेशा मुझे, जैसे इंडिया का मैप बनाना है या, तो हमेशा से ये बात आप कहते रहे हैं कि ज्योग्राफी में मैप, मेंस में आपको, जीएस में अगर आप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिजास्टर का कर रहे हैं, तो उसमें मैपिंग पर आपने हमेशा फोकस दिया है कि आपको मैप इंडिया का बनाना है, साइट को लोकेट करना है, जिससे कि आप 1 और 2 मार्क्स दूसरों से, अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर सकें। इसके बारे में आप सर देखो, नॉर्मल जैसे मैंने अभी हमने बात की, मैं फिक्स इस चीज को ना, मैप को मैं सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिट नहीं रखना चाहता। कोई भी चीज है, इंटरनेशनल कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, एक आंसर आता है सर, एक क्वेश्चन आता है, मुझे आंसर लिखना है, तो एग्जामिनर भी तो देखता है ना कि इसके अंदर में इसने किस तरीके से अपने जो है क्वेश्चन को डिवाइड किया है, आंसर को लिखा है। तो मेरा मानना क्या होता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने मैप बना दिया सर, 2 नंबर मिल चुके हैं आपको। उसके बाद वो 2 नंबर ना वो बहुत बहुत जरूरी होते हैं। ये बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जहां मैप बनता है वहां मैप बनाओ सर, जहां पे मैप नहीं बनता यूज करो फ्लो चार्ट्स को, ठीक है। डेटा आप मेंस में जब भी लिखते हो, तो आप जो लिखते हो आपको उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, आपको उसको इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करना पड़ेगा। और मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, ये बहुत एक अच्छी चीज है, जिससे आपकी चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। और मैं इसको सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ हर सब्जेक्ट के अंदर में इसकी वैलिडिटी है, इसको इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। बस एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा थोड़ा अनुभव के साथ अपने। जी। लगभग 10 साल तक मैंने प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया जी। और मीडिया में हम लोगों को
पहला ये होता था कि विजुलाइज कराओ सामने वाले जी। आप टेक्स्ट लिखा होगा, आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो टेक्स्ट में ध्यान नहीं जाएगा, वहां इमेज होगी तो पहला अटेंशन वहां जाएगा। जी वो एग्जामिनर का है। अटेंशन ग्रैबिंग होती है आपकी इमेजेस, आपके मैप, आपके फ्लो चार्ट, आपके डायग्राम, इमेज ग्रैबर होते हैं, आपका अटेंशन ग्रैबर होते हैं। और आपने वो अच्छा बनाया है, आपने वेल एक्सप्लेन कर दिया उसको, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा ही। वरना उसको टेक्स्ट पढ़ने में बहुत मजा नहीं है यार, इतनी कॉपी पढ़ रहा है, उसको उसको पर कोई पर interest नहीं है, हाँ, पर पर आप- कॉपी उसको पैसे मिल पैसे रहे मिल रहे हैं तो क्यों पढ़ेगा पेज? आपको वो डायग्राम देखते हैं, हाँ आपको आता है, हाँ। आगे बढ़ जाओ। तो वो जो फोटो क्लिक मेमोरी होती है हम लोग कहते हैं, तो फोटो क्लिक मेमोरी मैप से बेहतर कौन समझा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा हम प्रयास भी करते हैं क्लास के अंदर मैक्सिमम चीजें फोटो क्लिक हो या मैक्सिमम वीडियोस के जरिए या इमेजेस के समझाई जाए, इससे बच्चों को याद भी रहेगा। जी जी और ज्यादा नहीं सर, 4-5 मैप होते हैं। इंडिया का मैप आ गया आपको, ठीक है, एक वर्ल्ड का मैप आ गया आपको, उसके बाद में आपको कुछ कॉन्टिनेंट्स के मैप जो है वो बनाने होते हैं। तो हार्डली मुझे नहीं लगता एक वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करने के अंदर में मेरे को, जब मैं लिखता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाते टाइम मेरे को मुश्किल से 20 सेकंड लगते हैं वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने में। तो अगर 20 सेकंड आपको आपके एग्जाम के अंदर एक 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर 2 नंबर तक दिला सकती है, तो मेरे हिसाब से हाँ, घंटे का बस, होता है। बिल्कुल इसीलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप भी साथ साथ फ्लो चार्ट डायग्राम, बिल्कुल। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द प्री एज वेल एज मेंस। संजय सर, सीसैट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सीसेट के लिए कौन से बुक पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों का वन स्टॉप सॉल्यूशन ही हो जाए। बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट 4 ईयर्स से, जब से मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। देखो, ऐसा कोई बुक नहीं मैंने अभी तक देखा है मार्केट में जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं और उस बुक को आप फॉलो करो और आप क्वालिफाई कर जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी टॉपिक्स को लेकर के किसी भी बुक में देखोगे तो मैक्सिमम 35, 40, 50, हो सकता है 60 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं आपको, चाहे अनअकैडमी प्लस पे आप देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, हर एक टॉपिक पे मैंने 70+ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। तो मैं तो एक ही बात समझता हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है तो मेरे यूट्यूब पे, चाहे नहीं तो आप अनअकैडमी के ऐप पे भी आप देख सकते हो। बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। हाँ, एक बुक सभी बच्चों के पास होना चाहिए, जो बच्चों को लगता है होना तो चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी बाई नहीं कर पाते हैं। वो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात मैं और आपको इसमें ऐड करूंगा, अगर आपको लगता है कि मेरा फाउंडेशन, मुझे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, राइट? इसके लिए जो भी एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आप जहां से भी जिस भी बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 से लेकर के 10th क्लास की जो बुक होती है ना, जैसे मान लो कि परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी टॉपिक्स हो, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हो ना, बार बार मुझे कोई सब बुक बता दो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे लक्ष्य बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो या यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, राइट? सीसैट तो स्पेशली सर प्रैक्टिस का ही गेम है। अगर मैं सीसैट के पैटर्न को भी देखूं तो 2018 के बाद 19 से सडनली इसके पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट तो जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ एवरेज का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, नेम से ही क्लियर है, जैसे P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस। कभी भी चीज प्रॉफिट कब होगा? जब किसी इंसान के पास प्लस ज्यादा आएगा। बहुत सारी चीजें, जैसे A फॉर अमाउंट, A फॉर एडिशन, L फॉर लॉस, L फॉर लेस। बहुत सारे बच्चे क्लास में L फॉर लॉस, L फॉर लव भी होता है तो हो सकता है कभी सब चीज चक्कर में पड़ तो आपका लॉस तो नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है। मैं आपको बताऊं, किसी भी टॉपिक्स को आप देखोगे ना, तो हार्डली 10 to 15 मिनट से मैं कॉन्सेप्ट करा देता हूं। उसके बाद मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। और किसी भी मार्केट में जितनी भी बुक्स है ना, मैंने सारी बुक्स को मैंने काफी फोकस तरीके से मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, अगर आप उस बुक को फॉलो करो और आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए, ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक। आने वाले टाइम में हो सकता है कि दिखे आपको, बट अभी तो नहीं है। इसलिए आप चाहे अनअकैडमी पे हो, चाहे कहीं भी आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उससे कई गुना ज्यादा मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। फिर से लास्ट में एक बार बोलता हूँ, 2024 के लिए बस एक अटेम्प्ट ही काफी है। तो एस्पिरेंट्स, जॉइन लक्ष्य बैच। Let's crack it!